नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश 24 के चैंपियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मैं इस कुर्सी को देखता हूं तो सियासत और कुर्सी के जो ताल्लुकात हैं वो मेरे जहन में सबसे पहले आते हैं। कई फिल्में बनी हैं, तमाम तरह की बातें हुई। हालांकि सियासत कुर्सी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि सियासत कुर्सी के इर्द गिर्द ही घूमती है। और अगर आप इसको प्रतीक माने, इस कुर्सी को, तो 4 जून को कौन बैठेगा इस पर प्रधानमंत्री होकर, अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन हमारी ये जो ख़ास पेशकश है 24 के चैंपियन, तो चैंपियन वही नहीं है जो जीतेगा और जो सिकंदर होगा। चैंपियन वो भी हैं जो लड़े, अच्छे से लड़े, पूरी कोशिश की, लेकिन मंजिले मकसूद यानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और वक्त अब चूंकि कम है तो सियासत के हम 3 चैंपियंस की बात करेंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और इसी के साथ हम बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की। तो आज अपने इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी भारतीय राजनीति का वो किरदार, वो शख्स जिस पर गजब के राजनीतिक हमले हुए। कभी उन्हें कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। उनकी राजनीतिक समझ पर भी कई सवाल खड़े किए गए। क्या ये सियासत समझते हैं? एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। क्या ये कर पाएंगे? ये तो बड़े भोले भाले मालूम पड़ते हैं। बड़े इनकी राजनीतिक समझ को लेकर क्या कहा जाए। लेकिन राहुल लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर 2024 के चुनाव के लिए हम बात करें तो इंडी गठबंधन के वो एक ऐसे नेता के तौर पर तो उभरे ही हैं जो बड़ी तेजी से हमले करता है और अब एक ऐसी राजनीतिक चतुराई को लेकर भी आगे बढ़ रहा है जो कई बार राजनीतिक समीक्षकों को और उनके प्रतिद्वंदियों को भी चौंकाती है। तो आज अपनी इस खास पेशकश में हम राहुल गांधी के किरदार के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। मैं भारत जोड़ो यात्रा में ये बात समझ गया कि मैं जनता की आवाज हूं, जनता का दर्द हूं, जनता का दुख हूं, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी नमस्कार। देश की सियासत की एक ऐसी शख्सियत जिसे लेकर तमाम तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, या यूं कहिए कि बना दी गई हैं। मनमौजी, अपने फैसलों को लेकर जिद्दी, विरोधी दल से सीधे टकराने वाला, मन से सियासत न करने वाला, और आलोचकों ने उन्हें बड़े दिलचस्प नाम दिए, शहजादा और पप्पू। इन तमाम चीजों को अपने कंधे पर ढोते हुए राहुल लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने इस समय विपक्ष का बड़ा चेहरा खुद राहुल गांधी है। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। 2004 में राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। नेहरू गांधी परिवार की भारी विरासत के साथ उन पर उम्मीदों का दबाव था। जैसा कि हमारे यहां बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक शब्द इस्तेमाल होता है, नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। लेकिन सियासत में इस अल्फाज के मायने बदल जाते हैं और यहां इसे सुना जाता है परिवारवाद के नाम से। राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ देखा गया। उन पर सियासत को परंपरागत तरीके से न करने और न समझने के आरोप भी लगे, और इसी दौरान शायद वो लोगों की समझ से भी बाहर होते गए।
सियासी पंडितों ने भी उनका विश्लेषण करते हुए उन्हें एक तरह से डायलमा यानी दुविधा से घिरा राजनेता बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने करीब एक दशक पहले कहा, राहुल गांधी एक रिलक्टेंट लीडर लगते हैं, यानी वो एक ऐसे राजनेता प्रतीत होते हैं जो राजनीति में पूरे मन से नहीं आए हैं। राहुल गांधी ने भी करीब 11-12 साल पहले अपनी ऐसी आलोचनाओं का बड़ा दार्शनिक तरीके से जवाब दिया था। कैसे उनकी दादी और पिता की हत्या ने उनके मन पर गहरा असर डाला था। I was taught how to play in my grandmother's house by 2 policemen who protected my grandmother. They were my friends. Then one day, they killed my grandmother and took away the balance in my life. I felt pain like I had never felt before. And many of us have experienced this, so you'll understand what I'm saying. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारत को समझना है तो पद यात्रा करो या यात्रा करो और निकल पड़ो इस विराट देश को समझने के लिए। गांधी जी ने वही किया और आज भी इस देश में राजनीतिक यात्राएं बहुत मायने रखती हैं। राहुल गांधी करीब 2 दशकों से राजनीति में हैं, लेकिन जो कनेक्ट चाहिए, जो जनता से जुड़ाव का एक तंत्र चाहिए, एक पुल चाहिए, वो पुल, वो तंत्र, वो कनेक्ट कहीं मिसिंग रहा। शायद ये बात राहुल भी समझे या जाहिर तौर पर समझे और इसीलिए उन्होंने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सवाल ये भी बहुत अहम है कि आखिर क्या राहुल गांधी की इमेज बदल रही है? क्या आलोचकों की निगाह में पप्पू पास हो गया है? इसका जवाब बहुत हद तक भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। कांग्रेस में दोबारा जान फूंकने और जनता से कनेक्ट स्थापित करने के लिए राहुल ने परंपरागत कांग्रेसी स्टाइल अपनाया। कभी गांधी और नेहरू ने इस देश को समझने के लिए पद यात्राएं की और आजादी की अलख भी जगाई और पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम भी किया। राहुल भी कुछ इसी इरादे से अपनी यात्राओं को लेकर देश के भ्रमण पर निकले। तारीख थी 7 सितंबर 2022, जब देश के सबसे दक्षिणी हिस्से कन्याकुमारी से इस यात्रा का आरंभ हुआ। करीब 4000 किलोमीटर के सफर में देश ने राहुल गांधी का एक ऐसा पहलू भी देखा जो शायद अब तक अनजान था। राहुल गांधी खुद इस यात्रा को अपनी जिंदगी और सियासी सोच बदलने वाला तजुर्बा मानते हैं। मैं 2004 से राजनीति में हूं, ठीक है। 2 साल पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर चला और मेरा जो सुनने और देखने का तरीका था वो बदल गया। क्या करने लगा मैं, जैसे आप मेरे पास आए तो नॉर्मली जब व्यक्ति बात करता है तो वो सोचता है कि ठीक है मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं क्या करने लगा, मैं आपकी पोजीशन लेने लगा। बात समझे? मैं अपने आप को छोड़ के आपके अंदर घुस के ये आया मेरे पास, ये क्या देख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो चेंज आ गई और बिल्कुल जो लोग बोल रहे थे उसका मतलब ही बदल गया। मतलब पहले क्या होता था, किसान आता था, बड़ी मुश्किल है, पैसा नहीं मिल रहा, भाई बीमार है, और मैं सुनता था। अब उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, हाथ पकड़ लेता हूं, बस हाथ पकड़ लेता हूं और टाइट पकड़ लेता हूं और कहता हूं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो टोटल चेंज आ जाता है, कनेक्शन बन जाता है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान दलितों से मिले, किसानों से बात की, महिलाओं की सुनी,
और आदिवासियों के पास भी पहुंचे। कांग्रेस का विजन इनके सामने रखा और उनकी बात को भी बहुत गंभीरता से सुनने की कोशिश की। पूरे सफर में राहुल सहज रहे, सरल रहे और सुलभ भी रहे। जो भी उनसे मिलने आता वो उससे मिलते और आम जन की तरह ही बात करने की कोशिश करते। राहुल गांधी हमारे घर पे अचानक ही आए, हम तो देख के चौंक गए थे कि राहुल गांधी कैसे अचानक आए। फिर हमने उनका स्वागत करा। क्या करती हो? बर्तन कपड़े करती हूँ। अच्छा। और यही वजह है कि शायद उनकी सियासी सोच बदली है, क्योंकि ये बात खुद राहुल गांधी कहते हैं और इसी दौरान वो इसे एक खास नाम भी देते हैं। अंग्रेजी में ये सेंटेंस वो कहते हैं कि ये एक किस्म का पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन है। एक पॉलिटिकल व्यक्ति के अंदर एक पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन कभी होता ही नहीं है। पूरी जिंदगी निकल जाती है, सुबह उठते हैं, किसी को काटते हैं, किसी को डराते हैं, किसी से लड़ते हैं, कोई सूट पहन लेता है, कोई मतलब अलग अलग वीडियो बनाते हैं, तो उनको तो छोड़ दो। मगर फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास 15-20 साल हैं, 30 साल हैं, अब कुछ अच्छा किया जाए, कुछ दम का किया जाए। तो पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। एक बार पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे ये करना है और कुछ नहीं करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि लार्जर देन लाइफ है। लोग उनको एक बहुत विराट व्यक्तित्व के तौर पर देखते हैं। जैसा हमने आजादी के बाद कांग्रेस के टॉप लीडर्स को देखा था, या फिर कांग्रेस की सबसे सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी की हम बात करें, उनसे भी उनकी तुलना की जाती है। जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री की इस विराट बड़ी छवि की हम बात करें तो इसके सामने देश का कोई भी नेता बीते एक दशक की अगर हम बात करें तो टिकता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, वो पहाड़ की चोटी पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और लड़ने में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं। इतना उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए काफी है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर राहुल गांधी को लड़ना ही होगा, पीछे नहीं हटना होगा, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कभी दिग्गज और धुरंधर कांग्रेसी नेताओं से घिरे रहने वाले राहुल ने अपनी लाइन अलग कर दी। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लोन वॉरियर, यानी अकेला लड़ाका। उन्होंने सीनियर नेताओं के विवादित बयानों से किनारा किया और उन्हें भी किनारे लगाने से परहेज नहीं किया। राहुल ने माना कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें ठीक करना होगा। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। पीएम मोदी के सुपरस्टारडम के सामने राहुल बटे हुए विपक्ष के इकलौते फाइटर पॉलिटिशियन। कभी प्रधानमंत्री पर निजी हमले करके हंसने वाले राहुल अब पीएम के फैसले और नीतियों पर उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। और इन हमलों पर जब प्रति हमले होते हैं, यानी काउंटर अटैक होता है, तो उसका जवाब भी वो चतुराई से देते हुए नजर आते हैं। जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं,
क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? नमस्कार मोदी जी। नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए। मौजूदा सियासत और उसके तरीकों से राहुल संतुष्ट नहीं है। वो बड़ी साफगोई से कहते हैं कि सत्ता में उनकी दिलचस्पी नहीं। सत्ता को पाने के बजाय वो सत्ता के सहारे जन कल्याण के कामों को साधने की बात करते हैं। एक होता है जो सुबह उठता है, कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसकी थिंकिंग होती है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं मैं उसके बीच में पैदा हुआ। अब अजीब सी बात है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मेरे लिए औजार है, वो मेरे लिए औजार है कि उसका मैं प्रयोग जनता की मदद करने के लिए कैसे करूं। बीजेपी के पास हिंदुत्व का वो झंडा है, वो परचम है जो इस वक्त हिंदुस्तान के कोने कोने में फहरा रहा है। और इसके मुकाबिल अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में संदेह है, कंफ्यूजन है, और राहुल गांधी इसी संदेह को, इसी भ्रम को दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो क्लियर दिखते हैं इस बार कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक राजनीतिक चतुराई को आजमाने की कोशिश करते हुए जातिवाद के शस्त्र को लेकर, हथियार को लेकर इस लड़ाई में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या वो कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश उनकी बदस्तूर जारी है। दो अहम सवाल ये भी हैं, क्या राहुल ने बीजेपी के हिंदुत्व की काट ढूंढने के लिए जाति का कार्ड तलाश लिया है? क्या जाति की सियासत को राहुल हथियार बनाएंगे? देश की सियासत में मोदी युग के दौरान बहुसंख्यकवाद या हिंदू भाईचारे की बात को बढ़ावा मिला। राम मंदिर जैसे मुद्दे केंद्र में आए और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण ने बहुसंख्यकों की भावनाओं को संतुष्ट किया। लेकिन राहुल गांधी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात उठा रहे हैं। वो बार बार एससी, एसटी, ओबीसी की बात उठा रहे हैं, और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी इसीलिए बार बार जनता के सामने रख रहे हैं। जाति जनगणना ये आपका हथियार है, तो आपको अपना हक लेना है। किसी को चोट नहीं मारनी, किसी को धमकी नहीं देनी, ये कहना है देखिए भैया ये हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है। इस देश में इतने दलित हैं, इतने आदिवासी हैं, इतने पिछड़े लोग हैं, इतने माइनॉरिटीज हैं, इतने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, और ये जो लोग हैं इनकी इतनी भागीदारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल एक नेता के तौर पर उभरने की कोशिश पूरी ताकत से करते नजर आए। एक ऐसा नेता जो अपनी पार्टी की विचारधारा और अपनी आइडियोलॉजी को पुरजोर तरीके से जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। उन्हें सफलता कितनी मिलती है ये दूसरी बात है, लेकिन कुल 20 बरस की पॉलिटिकल जर्नी में राहुल इस बार आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार भी उनकी अग्नि परीक्षा 2024 का लोकसभा चुनाव है, और इस अग्नि परीक्षा में वो उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं, इसका फैसला 4 जून करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंच न्यूज। हमारी खास पेशकश में आज इतना ही, और अगली बार सियासत के एक और खास चैंपियन को लेकर हम हाजिर होंगे, और उन खास चैंपियन का नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें आप और हम बीजेपी के चाणक्य के तौर पर पहचानते हैं।
तो अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।